क्वांटम सुपरमेसी। ये शब्द आजकल तकनीक की दुनिया में काफी गूंज रहा है। ये वो स्थिति है जहां क्वांटम कंप्यूटर वो कर दिखाते हैं जो हमारे सबसे शक्तिशाली मतलब क्लासिकल सुपर कंप्यूटर के लिए भी लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, गूगल के साइकम और प्रोसेसर ने 2019 में इसका पहला कह सकते हैं एक झलक दिखाई थी। हाँ, और मई 2025 तक आते आते ये वैश्विक दौड़ और भी तेज हो गई है। तो आज हम द रेस फॉर क्वांटम सुपरमेसी पीटीएफ नाम के दस्तावेज के आधार पर इसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। सही, हमारा लक्ष्य है इस स्रोत से समझना कि क्वांटम सुपरमेसी आखिर है क्या, कौन कौन इसमें शामिल है, इसकी ताकत क्या है और हाँ, खतरे क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वांटम सुपरमेसी है क्या, थोड़ा और बताएं। हाँ, तो मतलब क्वांटम सुपरमेसी का सीधा सा मतलब है कि कोई क्वांटम कंप्यूटर किसी खास प्रॉब्लम को इतनी तेजी से सॉल्व कर दे कि सबसे तगड़ा क्लासिकल सुपर कंप्यूटर भी उसके सामने फीका पड़ जाए, मतलब व्यावहारिक ही ना रहे। और ये होता कैसे है? वो क्यूबिट्स की वजह से। एग्जैक्टली, राज क्यूबिट्स में ही है। देखिए, क्लासिकल कंप्यूटर 0 या 1 यानी बिट्स पर चलते हैं। हाँ, बाइनरी। जी, लेकिन क्यूबिट्स वो क्वांटम फिनोमेना जैसे सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट के कारण एक ही समय में कई स्टेट्स में रह सकते हैं, 0 और 1 दोनों एक साथ। अच्छा, तो यही चीज उन्हें वो अविश्वसनीय कंप्यूटिंग पावर देती है। हाँ, थ्योरी तो यही कहती है। जैसे 2019 में गूगल ने दावा किया था उनका साइकमो प्रोसेसर। हाँ, वो 200 सेकंड वाला किस्सा। वही कि उसने एक कैलकुलेशन 200 सेकंड में की, जिसे करने में उनके मुताबिक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। 10,000 साल। लेकिन आईबीएम ने इसे चैलेंज भी किया था शायद। बिल्कुल किया था। आईबीएम ने कहा कि नहीं, वो काम तो हम अपने सुपर कंप्यूटर से 2.5 दिन में कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि ये दावे कितने मतलब विवादास्पद हैं और सुपरमेसी की परिभाषा पर भी बहस चल रही है। अच्छा, तो ये सुपरमेसी की परिभाषा भी फिक्स नहीं है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। इसे क्वांटम एडवांटेज से अलग देखा जाता है, जिसका मतलब है कोई भी व्यवहारिक फायदा, जरूरी नहीं कि सुपर कंप्यूटर से तेज हो। और एक टर्म है क्वांटम यूटिलिटी, मतलब बस किसी काम का समाधान दे दे, भले ही सबसे तेज ना हो। तो ये परिभाषा की लड़ाई भी इस रेस का ही हिस्सा है। हाँ, और ये रेस जैसा आपने कहा वैश्विक है। दाव भी बहुत ऊंचे लगे हैं। इकोनॉमिक बढ़त, साइंटिफिक खोजें, राष्ट्रीय सुरक्षा। बिल्कुल, अमेरिका में देखिए गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं। सरकार भी पीछे नहीं है, नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट वगैरह है। और चीन, उनका तो जिक्र आता ही है। हाँ, चीन तो भारी निवेश कर रहा है। उनका वो 2016 का मैशियस सैटेलाइट याद है, लंबी दूरी की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यूकेडी के लिए। फिर 2020 में फोटोनिक क्वांटम एडवांटेज का दावा किया। हाँ, और तनाव भी बढ़ा है। अमेरिका ने कुछ चीनी फर्म्स को एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट में भी डाला है। शायद स्रोत में जिक्र है इसका। जी हाँ, और यूरोपियन यूनियन का अपना क्वांटम फ्लैगशिप प्रोग्राम है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, CSIRO, कई खिलाड़ी हैं। क्वांटिनियम, IonQ, साई क्वांटम जैसी और भी कंपनियां हैं। और अभी 2025 में अमेरिका से खबर आई माइक्रोसॉफ्ट और एटम कंप्यूटिंग की, वो 24 लॉजिकल क्यूबिट्स वाली। वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए खास है क्योंकि लॉजिकल क्यूबिट्स असल में कई सारे फिजिकल क्यूबिट्स का एक ग्रुप होते हैं जिन्हें एरर करेक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और एरर रेट कम करना क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो 24 लॉजिकल क्यूबिट्स एक बड़ा कदम है। समझ गया। तो इस सब का लक्ष्य क्या है? आखिर इतनी बड़ी होड़ क्यों मची है? क्योंकि देखिए, अगर क्वांटम सुपरमेसी हासिल हो जाती है तो इसकी शक्ति सच में दुनिया बदल सकती है। सबसे पहले तो क्रिप्टोग्राफी, मतलब एन्क्रिप्शन, पासवर्ड्स वगैरह। हाँ, आज के जो स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन तरीके हैं जैसे RSA, ECC, क्वांटम कंप्यूटर शायद उन्हें तोड़ सके। इससे हमारा सारा सुरक्षित संचार, बैंकिंग, डेटा सब खतरे में पड़ सकता है। ओहो, इसीलिए वो क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी पर भी काम चल रहा है। बिल्कुल, ये अब बहुत जरूरी हो गया है। फिर मटेरियल साइंस में सोचिए, नई तरह की सामग्री, बेहतर बैटरी, कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर, ये सब खोजना आसान हो सकता है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर अणुओं का व्यवहार बहुत सटीक तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं। और दवा खोजने में भी स्रोत में इसका भी जिक्र था। हाँ, बिल्कुल, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए नई दवाएं बनाने में तेजी आ सकती है। ये दवाओं के मॉलिक्यूल्स और शरीर के प्रोटीन्स के बीच इंटरैक्शन को सिमुलेट कर सकता है, जो अभी बहुत मुश्किल है। और ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, AI। हाँ, इन सब में भी क्रांति आ सकती है।
बहुत जटिल सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करना, एआई को और स्मार्ट बनाना, संभावनाएं बहुत हैं। और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर क्वांटम के जरिए ये टेक्नोलॉजी ज्यादा लोगों तक पहुंच भी रही है, जिसका बड़ा आर्थिक असर होगा। लेकिन जहां इतनी ताकत है वहां जाहिर है बड़े खतरे भी होंगे। इस पर स्रोत क्या कहता है? बिल्कुल, सबसे बड़ा खतरा, जैसे हमने कहा, साइबर सुरक्षा को है। वो क्वांटम डे 2025 की चेतावनी इसी ओर इशारा करती है कि जिस दिन शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर आ गए, हमारा मौजूदा डिजिटल किला ढह सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और क्या खतरे हैं? आर्थिक उथल-पुथल का डर है। कुछ इंडस्ट्रीज शायद एकदम बदल जाएं या पीछे रह जाएं, जिससे असमानता बढ़ सकती है। और नैतिक चिंताएं भी हैं, जैसे जासूसी। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। अभूतपूर्व निगरानी की क्षमता पैदा हो सकती है, शक्ति कुछ ही देशों या कंपनियों के हाथों में सिमट सकती है, और अभी कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून भी नहीं है इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए। ये अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। और 2025 की हालिया प्रगति पर वापस आएं तो क्या कुछ खास हुआ है हार्डवेयर में? काफी कुछ। माइक्रोसॉफ्ट का मेजोराना 1 सिर्फ 1% एरर रेट के साथ आया है, जो बहुत अच्छा है। गूगल ने न्यूट्रल एटम सिस्टम में 99.5% फिडेलिटी हासिल की है, मतलब क्यूबिट्स कितने भरोसेमंद हैं। और IBM ने तो 4158 क्यूबिट का सिस्टम पेश कर दिया। 4000 से ज्यादा? लेकिन क्या सिर्फ क्यूबिट की संख्या ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यूबिट की क्वालिटी, मतलब उनकी स्थिरता, कोहेरेंस और फिडेलिटी, और सबसे जरूरी एरर करेक्शन, ये सब बहुत मायने रखता है। गूगल का विलो चिप इसी एरर करेक्शन की सीमा को तोड़ने में एक अहम कदम माना जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और क्वांटिनियम भी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये हाइब्रिड सिस्टम और क्वांटम नेटवर्क का भी जिक्र है। हाँ, मतलब क्वांटम प्रोसेसर QPU को हमारे मौजूदा CPU, GPU के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना, और क्वांटम नेटवर्क जैसे चीन का मिसियस या कनाडा UK प्रयास, ये लंबी दूरी पर क्वांटम सूचना भेजने के लिए जरूरी हैं। ये सब सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन स्रोत चुनौतियों का भी जिक्र करता है ना। मतलब ये सब इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तकनीकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। क्यूबिट्स बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बाहरी शोर से बचाना, उन्हें लंबे समय तक क्वांटम अवस्था में रखना, कोहेरेंस, उनकी संख्या बढ़ाना, स्केलेबिलिटी और गलतियों को कम करना, ये सब पहाड़ जैसे काम है। और टाइमलाइन, कब तक उम्मीद करें एक असली काम के क्वांटम कंप्यूटर की? यही तो बड़ा सवाल है। स्रोत बताता है कि इस पर कोई पक्की राय नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि शायद 2020 के दशक के अंत तक कुछ व्यवहारिक सफलता मिल जाए, लेकिन कई मानते हैं कि इसमें दशकों लग सकते हैं। और जैसा स्कॉट एरिंसन ने कहा है, ये एक मूविंग टारगेट है, क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटर भी तो लगातार बेहतर हो रहे हैं। तो वो गूगल बनाम IBM वाला विवाद सिर्फ शुरुआत थी, आगे और भी ऐसे दावे और बहसें हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और नैतिक और रेगुलेटरी चुनौतियां भी हैं। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को जल्दी अपनाना होगा और वैश्विक स्तर पर नियम बनाने होंगे। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? देखिए, क्वांटम सुपरमेसी टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक बहुत अहम मोड़ है। इसमें विज्ञान, अर्थव्यवस्था, मतलब पूरी सोसाइटी को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन इसके साथ गंभीर जोखिम भी जुड़े हैं, खासकर साइबर सुरक्षा और नैतिकता के क्षेत्र में। 2025 में हमने तेज प्रगति देखी है, पर स्केलेबिलिटी, एरर करेक्शन जैसी जो बुनियादी चुनौतियां हैं, वो अभी भी बनी हुई हैं। रास्ता अभी लंबा है। और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने लायक है जो स्रोत से निकल कर आती है। भले ही सारी दौड़ सुपरमेसी यानी क्लासिकल कंप्यूटर को हर तरह से हराने पर टिकी है, हो सकता है असली, मतलब निकट भविष्य की जो वैल्यू है वो क्वांटम यूटिलिटी में हो, यानी वो प्रैक्टिकल समस्याएं खोजना जहां क्वांटम कंप्यूटर बस थोड़ा सा भी फायदा दे सकें। जरूरी नहीं कि वो सुप्रीम हो, वो पहली असल उपयोगी, भले ही सर्वोच्च नहीं, एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है।